हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है नीतीश और इस वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड्स, कॉजेज़ और इम्पैक्ट को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वार वन, इसको कई बार हिस्टोरियंस द ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर और वॉर ऑफ ऑल एंड्स भी कहते हैं। इस वॉर में मेन दो प्लेयर थे। फर्स्ट, जर्मनी, द सेंट्रल पावर ऑफ जर्मनी, एंड सेकेंड, अलाइड फोर्सेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जर्मनी के साइड में ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे, और ग्रेट ब्रिटेन के साइड में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, इटली एंड जापान जैसे देश शामिल थे। सो वर्ल्ड वार वन ये 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के सर्बिया पे अटैक करने के साथ शुरू हुआ। ये वार 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, लगभग 4 साल तक। दोस्तों, इस वॉर को वर्ल्ड वार इसलिए भी कहा जाता क्योंकि इसमें लगभग पूरा वर्ल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन लगभग आधे विश्व पे कब्जा कर रखा था, और ब्रिटेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वॉर को वर्ल्ड वार नाम देने के लिए बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है। सो वर्ल्ड वार वन का बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वार वन में एक कंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया, वो है जर्मनी। तो जर्मनी यूनिफिकेशन 1870 में हुआ, और उसके बाद से जर्मनी में रेगुलर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनलिज्म की भावना जागी। सो वहाँ के किंग थे कैसर विलियम, जिनके शासनकाल में जर्मनी ने आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रेट ब्रिटेन से भी आगे आ गया। तो जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और दोस्तों, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पीरियलिज्म से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि जब किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जब वहाँ के लोग अमीर होते हैं, उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, उनको सामान बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है, तो वो दूसरों के ज़मीन पे कब्जा करने की सोचेंगे, या फिर उन पे शासन करके अपना सामान बेचना चाहेंगे, क्योंकि उस समय हर जगह यही चल रहा था। इंग्लैंड भी यही कर रहा था। उसके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो वो गरीब देशों को अपने रूल में करके वहाँ पे अपने सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया करते थे, और ऐसे उनके इकोनॉमी को फ़ायदा होती थी। सो वर्ल्ड वार वन, इसमें जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, और हेंस इम्पीरियलिज्म की भी शुरुआत होती है। जर्मनी जब इंग्लैंड को देखा कि इंग्लैंड आधे विश्व पे, अफ्रीका पे, इंडिया पे हर जगह कब्जा कर रखा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो तभी कैसर विलियम ने सोच लिया कि अगर वर्ल्ड पे रूल करना है तो हमें नेवी को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने नेवल पावर को इंक्रीज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी विल रूल द वाटर, और उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक, एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करूँगा। तो जर्मनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, और एक्सपेंशन ऑफ जर्मन एम्पायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जर्मन एम्पायर का एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। और जर्मनी ने एक कैनाल इनोग्रेट किया। इसका नाम है किल कैनाल, जो कि डायरेक्ट यूके के पास जाता है। सो इस कैनाल के द्वारा हम बाल्टिक सी से नॉर्थ सी, जो कि इंग्लैंड का बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पर डायरेक्ट जा सकता है। तो इससे इंग्लैंड को ख़तरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये जर्मनी हमको चारों तरफ से घेर कर कुछ करना चाहता है। तो इंग्लैंड को ये बात पसंद नहीं थी। और इतना ही नहीं, जर्मनी ने एक प्रपोज किया बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन। सो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना ग्रोथ किया। उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए क्या नहीं किया, बहुत सारे कैनाल खुदवा दिए, नया सी रूट एक्सपेंड किया, और रेलवे लाइन भी एक्सपेंड कर रहे हैं। सो इसके फर्स्ट इवेंट के बारे में जानते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था। तो 28 जून 1914 को
ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे आर्कडिक फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ के साथ जर्नी के लिए गए थे बोस्निया हर्जेगोविना, उसका कैपिटल सराजियो सिटी में। तो वहाँ पे उनका मर्डर किसी सर्बिया के स्टूडेंट ने कर दिया। तो इससे ऑस्ट्रिया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने में अगर उस कल्प्रिट को, उस टेररिस्ट को हमें नहीं सौंपता तो हम तुम पे अटैक करेंगे। और सर्बिया ने कुछ सुना नहीं और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया। ये सराजियो क्या है दोस्तों? कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया हर्जेगोविना जब ऑटोमन एम्पायर टूटा था तो उसमें से एक कंट्री निकला था बोस्निया हर्जेगोविना, क्योंकि स्मॉल कंट्री था और इस पे दोनों कंट्री क्लेम करते थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। सर्बिया इतना छोटा सा देश, क्योंकि इनके पीछे रसिया का हाथ था, रसिया इनको बैक करता था। ये निडर होके ऑस्ट्रिया हंगरी को उंगली क्या करते थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को गुस्सा आया, 1 महीने बाद अटैक कर दिया और इधर से रसिया ने अपने फोर्सेस भेजना स्टार्ट किए सर्बिया के सपोर्ट में। और दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के बारे में पहले देख लेते हैं। ये एम्पायर बहुत ही लंबा चला, लगभग 750 साल। तो इस एम्पायर को टूटने के बाद बहुत सारे स्मॉल कंट्री की उत्पत्ति हुई। उन कंट्री को देख सकते हैं, ग्रीस 1828, मॉन्टेनिग्रो 1878, बुल्गारिया 1878, सर्बिया 1882, रोमानिया 1881। दोस्तों ये बोस्निया हर्जेगोविना है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। अब ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया, ये आपको मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया सर्बिया को कि 1 महीने के भीतर उस टेररिस्ट को और जो भी इसमें शामिल था उनको सौंप दे, वरना 1 महीने बाद अटैक कर देंगे। तो 1 महीने बाद अटैक हो गया 28 जुलाई 1914 को। ऑस्ट्रिया है चूजन वॉर। और दोस्तों ये होते ही ऑस्ट्रिया हंगरी के पास जर्मनी का सपोर्ट था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में अटैक किया और उधर रसिया सर्बिया के सपोर्ट में। तो एक तरह से जर्मनी और रसिया के बीच वॉर हो गई। और दोस्तों हम जानते हैं कि जर्मनी का पहले से ही दुश्मन, परमानेंट एनिमी फ्रांस था। तो उधर से फ्रांस और रसिया की अलायंस थी। तो फ्रांस ने वेस्ट से, जर्मनी के वेस्ट से इन्वेड करना शुरू किया। तो जर्मनी ने सोचा कि एक तरफ हमें एक साथ दोनों फ्रंट में वार करनी पड़ेगी। तो वो फ्रांस में भी अटैक करते हैं और रसिया में भी। तो फ्रांस में अटैक करने के लिए उन्हें बेल्जियम के रास्ते से होना पड़ता है। तो बेल्जियम में जैसे ही इन्वेड किया, और दोस्तों बेल्जियम, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 ऐसे कंट्री थे जो कि न्यूट्रल कंट्री थे। उन्होंने किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लिया। तो इनके सोवर्जिनिटी को जर्मनी ने इन्वेड किया। इसी को बहाना लेकर ग्रेट ब्रिटेन भी इस वॉर में कूद पड़ता है। तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया, फ्रांस, रसिया एक तरफ और इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली एक तरफ। सो इसमें मेजरली प्राइमरली 2 अलायंस थी, द ट्रिपल एंटिटी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थी, और ट्रिपल अलायंस, उसको सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। दोस्तों लेकिन इटली बाद में 1 साल बाद इस अलायंस से बाहर हो गया और वो ट्रिपल एंटिटी का पार्ट बन गया, क्योंकि इटली के ऊपर प्रेशर था। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने उन्हें प्रेशराइज़ किया और उन्हें कुछ दिलासा दिलाया कि मेडिटेरेनियन सी में हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, अफ्रीका में कुछ कॉलोनी दे देंगे। तो इसीलिए ये इटली ने धोखा किया और वर्ल्ड वार 1 इसका एंड 11 नवंबर को हुआ। 4 साल बाद जर्मनी ने सरेंडर किया। और इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका कॉज, रोल ऑफ कैसर विलियम। कैसर विलियम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया था। उसने अपने नेवी का पावर स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और इससे सीधा ब्रिटेन को टक्कर मिल रहा था। और इतना ही नहीं, जर्मनी ने
एक रशियन पैसेंजर शिप को भी टारगेट किया, जिससे जिससे बौखलाकर यूएसए भी ये लड़ाई में कूद पड़ता है। उस पैसेंजर शिप में यूएसए के 1200 नागरिक शहीद हो गए थे। इसीलिए अमेरिका भी इस वॉर में डायरेक्टली हिस्सा लेता है। और इकोनॉमिक राइवलरी दोस्तों, पहले से ही हम जानते हैं कि वर्ल्ड पे रूल कौन करता है, तो इंग्लैंड बहुत ही अमीर देश था और इधर एक जर्मनी भी खड़ा हुआ, तो दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते जा रहे थे। और दोस्तों जिंगोइज्म, इसका मतलब कि अंधभक्ति और पागलपंथी वाला राष्ट्रभक्ति, मतलब हम देश नहीं, हम राष्ट्र नहीं, हमें महाराष्ट्र चाहिए। वर्ल्ड वार वन के कॉजेज़, सेकेंड कॉज द सीक्रेट अलायंस, इसमें ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने सीक्रेटली एक अलायंस कर लिया था 1892 में। 1894 में फ्रांस और रशिया ने अलायंस किया। 1904 में ब्रिटेन फ्रांस ने अलायंस किया और 1907 में ब्रिटेन एंड रशिया। सो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण यह सीक्रेट अलायंस का भी मेन रोल था। इटली शुरू में ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, लेकिन बाद में जर्मनी को धोखा देकर 1915 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ हो गया। वर्ल्ड वार वन का थर्ड कॉज ग्रुपिज़म एंड इनिमिटी, इसमें बहुत सारे ग्रुप बन रहे थे दोस्तों, जैसे रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड का ग्रुप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का ग्रुप। और जर्मनी और फ्रांस कट्टर दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के समय में फ्रांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका अल्सेस और लॉरेन जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, इसीलिए दोनों की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ थी। सो इस वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों? पॉलिटिकल इम्पैक्ट, द एंड ऑफ मोनार्की इन जर्मनी, कैसर विलियम सेकेंड रन्स अवे टू हॉलैंड। इस वॉर के बाद जर्मनी में मोनार्की का सत्यानाश हुआ और वहाँ के राजा भागकर नीदरलैंड के राजधानी हॉलैंड में चले गए। सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर। सो रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और हंगरी का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। थर्ड, इधर रशिया में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। दोस्तों, हम जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन 1917 में स्टार्ट हुआ और इसके बाद रशिया को बहुत सारी टेरिटरी गंवानी पड़ी थी और इसके बाद रशिया कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। स्लोगन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन गॉट स्ट्रॉन्ग, डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स। सो बहुत सारे नए देश का फॉर्मेशन हुआ। नए देश जैसे हम जान सकते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे देश बने, या ऑस्ट्रिया हंगरी टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे देश बने, जैसे चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया एट्सेट्रा। और इधर ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद सीरिया, इराक, लेबनान, लीबिया एट्सेट्रा नए नए देश बने। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। सेकेंड, फिफ्थ, इमर्जेंस ऑफ यूएसए एंड जापान। वर्ल्ड वार वन में जापान और यूएसए बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि पूरा यूरोप युद्ध में शामिल था और इधर जापान और यूएसए का वो एक्सपोर्ट बढ़ता गया, आर्म्स एंड एमुनेशन का एक्सपोर्ट। दोस्तों, अमेरिका इंग्लैंड को भी वेपन बेस था और जर्मनी को भी, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा था। इसी के कारण पूरे यूरोप पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया जो कि अमेरिका को देने बाकी थे। सिक्स्थ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसके बाद ही अमेरिका लीग ऑफ नेशन का फाउंड करता है, जिसके साथ ही फ्री ट्रेड और भी कई चीज़ों का फाउंड करता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोस्तों, सैटरिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, टाउन्स एंड सिटीज़ डिस्ट्रॉयड, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। सो इस वॉर के बाद बहुत सारे सिटी, बहुत सारे इंडस्ट्री और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। इस इकोनॉमी में लगभग $400 बिलियन का घाटा हुआ। दोस्तों, $400 बिलियन, जो कि आज के डेट में इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन है। तो उस समय आप समझ सकते हैं लगभग 100 साल पहले इस 400 बिलियन का क्या वैल्यू हुआ होगा।
थर्ड, ड्यूरिंग वॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉर इकोनॉमी। वॉर इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ कैसे? वार के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ। बूम इन दिस सेक्टर लाइक मिलिट्री, शिप, आर्मामेंट। अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्लोज डाउन। फोर्थ, चेंज इन ट्रेड पैटर्न। ट्रेड पैटर्न में चेंज हुआ। पहले यूरोप से बाकी देश में, बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब चेंज हो गया। अब अमेरिका से हर जगह एक्सपोर्ट होने लग गया। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक एग्ज़ाम्पल है जर्मनी का जो उनका जो उस समय करेंसी था उसको मार्क बोलते थे। तो 1922 में 300 मार्क इज इक्वल्स टू $1 हुआ करता था, जो कि एक साल के भीतर 5000 मार्क्स इज इक्वल्स टू $1 हो गया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें एक आदमी है ब्रेड ख़रीदने के लिए ठेले पर इतना सारा मार्क जो जर्मन रुपया लेकर जा रहा है। इधर देखिए दोस्तों, बच्चे खेल रहे हैं इस करेंसी के नोटों की गड्डी के साथ। मतलब वहाँ पे जर्मनी के गवर्नमेंट ने इतने नोट छाप दिए कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। एक ठेला रुपए लेके जाओगे तो एक ब्रेड मिलेगा। और सोशल इम्पैक्ट देखते हैं दोस्तों। सोशल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई, 2 करोड़ इंजर्ड हुए। और डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज। कैसे? इसमें इतने लोग गए, उस मरे करोड़ों लोग, जिसमें कि मैक्सिमम मेल पॉपुलेशन थी। तो दुनिया में आदमी की संख्या कम होगी और औरत की संख्या ज़्यादा हो गई। इसमें केवल बूढ़े, बच्चे और वुमेन पॉपुलेशन ही रहे। इस वॉर में देखते हैं, देखिए यूएसए का लगभग 1,16,000 पर्सन डाइड। जर्मनी के लगभग 18 लाख, रसिया के 17 लाख, फ्रांस 13 लाख, ऑस्ट्रिया हंगरी 12 लाख, ब्रिटिश एम्पायर 9 लाख, इटली 6.5 लाख, ऑटोमन एम्पायर 3.25 लाख। तो इतने ज़्यादा संख्या में मरे। अलाइड पावर से लगभग 42 मिलियन और सेंट्रल पावर से 23 मिलियन सोल्जर्स शामिल थे। इसमें इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स की मृत्यु हुई। दोस्तों हम जानते हैं इंडिया गेट इसी दौरान में बनाया गया था। इस पे जो भी इंडियन सोल्जर्स मरे थे उनके नाम लिखे हुए हैं। और आइए देखते हैं अदर सोशल इम्पैक्ट रेज्ड। यूरोप में एक क्वेश्चन अराइज हुआ यूरोप के मीडिया में कि आर वी रियली सिविलाइज्ड? क्या यूरोप सच में सिविलाइज्ड है? वो बोलते थे कि हम गोरे लोग सिविलाइज्ड हैं और इंडिया में काले लोग अनसिविलाइज्ड हैं। तो क्या ये इवेंट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है यूरोप के सिविलाइजेशन पे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑथर ने बुक लिखे, डीके ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड एट्सेट्रा। और इसके बाद फिर लास्ट में रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरोप में जब आदमी मर गए बहुत सारे वॉर में, मेल पॉपुलेशन, तो उसके साथ इंडस्ट्री खाली होने लग गए थे। तो इसीलिए कुछ औरतों को काम पे जाना पड़ता था। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट मिला और औरतें घर से बाहर निकलना शुरू की और उन्हें काम पर भेजा जाने लगा। तो इस तरह से और बाद में फिर वुमेन को वोटिंग राइट्स भी दी गई। सो दोस्तों यह है हमारा लेक्चर, यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ सवाल है या कुछ सजेशन है किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप बहुत ही खुशी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।